चलो जी, फॉरेन कंपनी से स्टार्ट करना है अपने को। फॉरेन कंपनी, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी का मतलब ही क्या है? ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? इंडिया के बाहर। अगर इंडिया के अंदर होती तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाती? कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती। तो एक ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, विच साथ में दो कंडीशन और फुलफिल करेगी, तो वो क्या बनेगी? फॉरेन कंपनी बनेगी। हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका इंडिया में क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, चाहे खुद से हो, चाहे कोई उसका एजेंट यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी कर रहा हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर। जैसे अमेजोन वगैरह है, तो ये ऑनलाइन बेच रहे हैं, अमेजोन बाहर की कंपनी है। क्या इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है? ऑनलाइन सब कुछ बिक रहा है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिकली। खुद का हो चाहे एजेंट के थ्रू हो, एंड लिखा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, और इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए? बिजनेस भी करना चाहिए। तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी बन जाएगी। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी हुई है, या एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है जो हमने पढ़ा भी है। इंडिया के बाहर बनी हुई है, लेकिन इंडिया में क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस है, और इंडिया में क्या कर रहे हैं? बिजनेस भी कर रहे हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है, और उसका एजेंट भी वहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस बना सकता है। ठीक है जी, ये हो जाती है फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में कोई फर्क है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉरेन कंपनी में कोई फर्क है या नहीं है? कोई फर्क नहीं है, सेम ही है जी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या मतलब है? इंडिया के बाहर बनी हो। क्या फॉरेन कंपनी का बस इतना ही मतलब है कि इंडिया के बाहर बनी हो? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, और इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी करनी चाहिए, तब वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाली क्या बन जाती है? फॉरेन कंपनी बन जाती है, जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे बनती है। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी व्हिच आर फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होंगे जी? ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल होंगे, ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। मतलब कोई भी एक्टिविटी आप करो, चाहे कोई कॉमर्स से रिलेटेड, कोई आर्ट से रिलेटेड, कोई स्पोर्ट्स से, कोई एजुकेशन से, किसी का सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, चैरिटी करो, रिलीजियस नेचर का हो, लेकिन मोटिव क्या होना चाहिए? आप क्या करने वाले हो? चैरिटी करने वाले हो। सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अगर ये कंपनी गलती से कोई प्रॉफिट कमा ले, तो वो प्रॉफिट कहाँ पे लगा देगा? ये चैरिटी में ही लगा देगी, मतलब अपने ऑब्जेक्ट्स में लगा देगी, और इसके ऑब्जेक्ट्स ही क्या है? चैरिटी करने के। एंड प्रोहिबिट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अंडरलाइन कर लो, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड अपने मेंबर्स को नहीं देगी। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? कंपनी का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में। किसको? शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पे प्रॉफिट का करना क्या है इस कंपनी को? अपने ऑब्जेक्ट्स में लगा देना है, तो मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब ये काम कभी भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई एफ आई डबल सी आई, ए डबल एस ओ सी एच एम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सी डबल आई, ये किसके एग्जाम्पल है? फाउंडेशन, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज के एग्जाम्पल है। पावर ऑफ सीजी टू इशू लाइसेंस, जब भी आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब आपको इनकॉर्पोरेशन तो करानी करवानी है, इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, साथ में एक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना है। लाइसेंस देगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 8 allow the central government to register such person or association of a person as a company with limited liability। यहाँ पे liability कितनी होने वाली है? लिमिटेड, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड ही है। बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एट इट डीम्स फिट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या इशू कर देगी? लाइसेंस इशू कर देगी, जो कंडीशंस उन्हें लगानी होगी वो कंडीशन साथ में लगा देंगे। The registrar shall on application register such person or association of a person as a company under this section। जब आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करोगे, रजिस्ट्रार आपको एज अ कंपनी रजिस्टर कर देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे देगा? आपको लाइसेंस दे देगा। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी shall enjoy same privileges and obligation as of a limited company। एक बार आपने सेक्शन 8 कंपनी बना ली, तो इसको सारे राइट, सारे ड्यूटीज कौन से आएंगे? एक लिमिटेड कंपनी वाले ही आएंगे। ठीक है जी, जो कंपनीज एक्ट में कंपनी को कंप्लाइंसेस करनी है, जो राइट्स मिल रहे हैं, वो सारे राइट किसको मिल जाएंगे? सेक्शन 8 कंपनी को भी मिल जाएंगे। क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है, सेम कंपनी के राइट्स है ना। क्या सूट फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या इसके नाम पे सूट फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन का मतलब रद्द करना। लाइसेंस को रिवोक कर सकता है सीजी। देखो लाइसेंस दे कौन रहा है?
सीजी। रिवोक भी कौन कर रहा है? सीजी। आपको क्या लग रहा है सीजी कब रिवोक करेगा लाइसेंस? कोई फ्रॉड हो रहा होगा, कोई और भी कुछ फ्रॉड के अलावा? फ्रॉड ही हो गया। मेंबर्स को दे रही हो मतलब कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस ना कर रही हो। कंपनीज एक्ट में बोलता है ना कि डिविडेंड नहीं देना है। अगर कंपनीज एक्ट की नॉन कंप्लाइंस करी लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आपने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए आप उस पे काम नहीं कर रहे, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। ठीक है जी। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कंट्राविंस एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन। कौन सी रिक्वायरमेंट जी? जो इस सेक्शन में लिखी हुई है। इस सेक्शन का मतलब सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में जो कंडीशंस लिखी हुई है, जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, अगर वो पूरी नहीं करते तो सीजी क्या कर देगा? आपका लाइसेंस रिवोक कर देगा। सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस इज इशूड और वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? कंपनी ने कौन सी एक्टिविटी की है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है। और वॉयलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, या कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। अब हमें इनको पॉइंट्स में मार्क करना है कि लाइसेंस कब कब रिवोक हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है? अगर आप इस सेक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के। दूसरा क्या कह रहा है? अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली। दूसरा पॉइंट हो गया अगर कंडक्ट कैसा हुआ है? फ्रॉडुलेंटली हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? वॉयलेटेड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई है उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। चौथा पॉइंट क्या हो गया? पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। इन 4 पॉइंट में सीजी क्या कर सकता है? आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। ठीक है जी। ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर। जैसे ही लाइसेंस रिवोक होगा, क्या आपकी कंपनी अब सेक्शन 8 कंपनी रह गई? नहीं रह गई। तो जब सेक्शन 8 कंपनी नहीं रही तो आपकी कंपनी क्या रह गई? नॉर्मल कंपनी रह गई। नॉर्मल कंपनी के नेम में क्या लगा हुआ रहता है? या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। अब रजिस्ट्रार आपके नाम पे लिमिटेड लगाएगा या प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा? कैसे पता लगेगा ये? रजिस्ट्रार लिमिटेड लगाए या प्राइवेट लिमिटेड लगाए? क्या मैंने आपको बताया था? जब सेक्शन 8 कंपनी हम बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है एज अ पब्लिक लिमिटेड और एज अ प्राइवेट लिमिटेड। तो एज अ पब्लिक बनाई होगी तो क्या लगा देगा? लिमिटेड। एज अ प्राइवेट लिमिटेड बनाई होगी तो क्या लगा देगा? प्राइवेट लिमिटेड। किस चीज का? हाँ हाँ। देखो क्या प्राइवेट लिमिटेड में 7-8 मेंबर नहीं हो सकते? अब उन्होंने जब जब वो स्कूल उन्होंने बनाया था एज अ सेक्शन 8 कंपनी, तो देखना पड़ेगा ना एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाया है या एज अ पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर करवाया है। अगर उन्हें एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाया और उसे हम पब्लिक बना देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? आर्टिकल्स वगैरह सारे उल्टे सीधे नहीं हो जाएंगे? तो जैसे रजिस्टर हुई होती है उसी हिसाब से उसके आगे नाम ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे लाइसेंस रिवोक होगा आपके नाम के आगे क्या लगा देंगे? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज द केस मे बी। बट बिफोर सच रिवोकेशन, क्या आप किसी का लाइसेंस रिवोक कर रहे हो एक बार उसे सुनोगे या नहीं सुनोगे? या बिना सुने ही लाइसेंस रिवोक कर दोगे? रजिस्ट्रार सीजी को लगा कि भाई इस कंपनी ने गलत काम किया है, क्या सीधा लाइसेंस रिवोक? उसको बुलाएंगे, उसे सुनेंगे। इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल जस्टिस। कोई अगर मर्डर भी कर देता है तो क्या उसे एक बार सुना जाता है? नहीं सुना जाता है। ये किसका पार्ट है? नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। तो द सीजी मस्ट गिव अ रिटन नोटिस ऑफ इट इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन द मैटर। तो सीजी क्या करेगा? एक रिटर्न नोटिस भेजेगा और उनको एक बार सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है जी। मतलब वो प्रूव करेंगे खुद को कि हमने गलत काम नहीं किया है। और कौन सी 4 कंडीशन है जिन पे लाइसेंस रिवोक हो सकता है? पहली कंडीशन फ्रॉडलेंटली फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है जी। दूसरा सेक्शन दिस सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी ना कर रहे हो। और ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में काम कर रहे हो और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। ये 4 कंडीशन में से अगर कुछ भी हो गया तो आपका लाइसेंस क्या हो सकता है? रिवोक हो सकता है। रिवोक होगा तो आपके नाम क्या लगा देंगे? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस है। ऑर्डर ऑफ द सीजी where a license is revoked then the CG may in public interest order that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar object। देखो खाली नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना काफी नहीं है। हो सकता है खाली इतने पे छोड़ दे। हो सकता है सीजी आपको क्या कर दे? किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट कर दे। क्या कर दे? किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट कर दे। या तो सीजी खाली इतने पे छोड़ देगी कि आपके नाम के आगे क्या लगा दिया? लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड।
आपको सेक्शन 8 की जगह क्या बना दिया, नॉर्मल कंपनी बना दिया। सीजी के पास ये भी पावर है, वो क्या कर सकता है, आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर सकता है। दूसरी कंपनी कौन सी कंपनी होने वाली है, वो भी सेक्शन 8 कंपनी होने वाली है। वो भी क्या होने वाली है, सेक्शन 8 कंपनी, जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। सिमिलर ऑब्जेक्ट का मतलब, मतलब चैरिटी में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो मेरे को किसके साथ अमलगमेट किया जाएगा, किसी एजुकेशन वाले के साथ में। सिमिलर ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आपको क्या किया जाएगा, अमलगमेट किया जाएगा। सही है ना। मैंने कंपनी किसके लिए बनाई थी, एजुकेशन के लिए। अब मैंने कोई गलत काम किया, मेरा लाइसेंस रिवोक कर रहे हो आप, साथ में वो क्या कर सकते हैं, मुझे अमलगमेट कर देंगे दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में, सारे एसेट्स वहां चले जाएंगे। ठीक है जी। टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, पावर, राइट, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस विद सच लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। सीजी ऑर्डर में बता देगा कि जो नई कंपनी बन गई ना अमलगमेशन के बाद, उसकी क्या राइट होंगे, क्या पावर होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या लायबिलिटीज होगी, सब ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ रहेगा। और द कंपनी भी बाउंड अप, एक चीज और कर सकता है सीजी, क्या कर सकता है, आपकी कंपनी को बाउंड अप भी कर सकता है। अगर आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस करी, वो 4 कंडीशन में कुछ भी आपने कर दिया, तो सीजी क्या करेगा, लाइसेंस रिवोक करेगा। लाइसेंस रिवोक करेगा तो आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा सकता है, आपको अमलगमेट कर सकता है किसी दूसरी कंपनी के साथ। वो दूसरी कंपनी कौन होगी, सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, या आपको क्या कर सकता है, बाउंड अप भी कर सकता है। ठीक है जी। क्या इतना काफी होगा, हम तीनों ने कंपनी बनाई सेक्शन 8 कंपनी, हमने फ्रॉड किया। ठीक है जी। सीजी ने कंपनी को अमलगमेट कर दिया किसी दूसरे के साथ में, हमारा क्या नुकसान हुआ, क्या हमारे ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल। तो अब आ गया जी पेनल्टी पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। If a company make any default in complying with any of the requirement laid down in this section, the company shall without prejudice to any other action. Without prejudice to any other action का मतलब, जो ऊपर एक्शन ले रहे हैं ना, वो तो लिया ही जाएगा, उसको कोई प्रिजुडाइस नहीं करेगा, उसके अलावा आपके ऊपर क्या लग जाएगी, पनिशमेंट लग जाएगी। बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज। आपके ऊपर फाइन कितना लगेगा, कम से कम 10 लाख रुपए का। बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज, जो कहां तक जा सकता है, 1 करोड़ रुपए तक। एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, जो कि कहां तक जा सकता है, 25 लाख तक। कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन कितना है जी, 10 लाख, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 करोड़। ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर के ऊपर कितना फाइन है, 25,000, जो कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 25 लाख। कहां तक जा सकता है, 25 लाख तक। समझ आई जी बात। तो मतलब वो ऊपर वाले ऑर्डर तो दिए जाएंगे, उसके साथ में ये पनिशमेंट भी आपके ऊपर लग जाएगी। प्रोवाइडेड दैट व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अगर आपने फ्रॉड किया है, ऊपर एक कंडीशन थी फ्रॉड वाली, तो आपके ऊपर सेक्शन 447 भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 447। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 447 किसका, फ्रॉड का। तो जब भी कोई फ्रॉड करेगा 447। तो जब फ्रॉड किया है, लाइसेंस तो गया ही गया, आपकी कंपनी को हो सकता है अमलगमेट कर दे, हो सकता है बाउंड अप कर दे, आपके ऑफिसर कंपनी के ऊपर पेनल्टीज भी लगाए, और सेक्शन 447 भी लग जाएगा। क्लियर है। नहीं, देखो देखो, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई चैरिटी के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो चैरिटी के लिए बने हुए रहते हैं, तो वो, हाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो या तो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, वो एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड होते हैं, या एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनी में रजिस्टर्ड है तो वो सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि उनका मोटिव क्या है, चैरिटी करना, करते हैं चैरिटी। देखो हॉस्पिटल्स है कुछ, उसमें क्या होता है, आपसे फीस लेते हैं, वो पर कितने रुपए फीस, 100 रुपए फीस, 100 रुपए फीस ले रहे हैं वो किसके लिए, कार्ड बनाने के लिए। तो वो 100 रुपए से कुछ कमाया उन्होंने, वो भी कहाँ लगा देंगे, चैरिटी में ही लगा देंगे। तो इसी हिसाब से अगर कोई स्कूल चल रहा है जो बहुत मिनिमम फीस ले रहा है और एज अ चैरिटी रजिस्टर्ड है, तो वो चैरिटी में माना। क्या नाम था, भूल जाओ। तो पैसे छापते तो चैरिटी के कोई आसपास भी नहीं है चैरिटी। तो वो तो आपको गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं ना, आपका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, वो गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं आपको फ्री एजुकेशन। आप प्राइवेट में पढ़ना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आप फीस देनी पड़ेगी आपको। हाँ। अब ऐसे तो आप बोलोगे सीए क्लासेस एजुकेशन है, नेसेसिटी है, फ्री में करवाओ। ठीक है जी। सेक्शन 8 कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, ये वही रिपीट हो रहे हैं जी सारे पॉइंट्स। फॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे कॉमर्स की हो, आर्ट की हो, साइंस की हो, रिलीजन की हो, चैरिटी की हो, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, कुछ भी हो। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई, ये मिनिमम शेयर कैपिटल तो किसी पे भी नहीं है, ना प्राइवेट पे ना पब्लिक पे है। यूज इज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को किस लिए यूज करेगा, अपने ऑब्जेक्ट्स में लगा देगा, डिविडेंड कभी देगा नहीं।
स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है सीजी से, कोई वर्ड यूज नहीं करेगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। इसमें नाम कैसे यूज होते हैं, क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फाउंडेशंस, ऐसे नाम यहाँ पे यूज करे जाते हैं। लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है किस कंडीशन पे, अगर कंडीशन कंट्रावेन हुई। अगर कंडीशन कंट्रावेन हुई तो लाइसेंस रिवोक किया जाएगा और आपके नाम के आगे क्या कर देंगे, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा देंगे, या आपको वाइंड अप कर देंगे, या आपको क्या कर देंगे, अमलगमेट कर देंगे किसके साथ, किसी दूसरी सेक्शन या एड कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये थोड़ी सी एग्जाम्पशन दे रखी है, ये ऊपर नहीं पढ़ी हमने। कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। कंपनीज एक्ट में जब भी कोई मीटिंग बुलानी होती है ना, जब भी कोई मीटिंग बुलानी है आपको शेयर होल्डर्स की, तो आपको 21 दिन का नोटिस देना होता है। कितने दिन का, 21 दिन का। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ी सी एग्जाम्पशन दे रखी है, क्या कि आप 14 दिन का नोटिस हो, काम हो जाएगा, 21 दिन देने की जरूरत नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे नहीं लगता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब चीजें आपने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लगती है। नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन कंपनी, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटीज, ये कुछ कमिटीज है जो कंपनी एक्ट में बढ़ती है, जो हम इंटर में पढ़ेंगे, ये इनको बनाने की जरूरत नहीं है। अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? वैसे क्या पार्टनरशिप फर्म शेयर्स खरीद सकती है? पार्टनर्स ज्वाइंटली खरीद सकते हैं। क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में अलाउ कर दिया कि पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है। क्यों अलाउ कर दिया? भैया मोटिव क्या है? चैरिटी करना। क्या उसको कुछ मिलेगा फर्म को बदले में? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो चैरिटी करना चाह रही है, मेंबर बनना चाह रही है, तो बन सकती है। ठीक है जी। अब ये चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ लेना, आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। डोरमेंट कंपनी, अब कौन सी कंपनी आ गई है जी? डोरमेंट कंपनी। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। आपने कंपनी बनाई है जी कंपनीज एक्ट के अंदर, किसके लिए बनाई है कंपनी? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? मतलब आप आज कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर में जाके कोई बिजनेस करोगे। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या किस लिए बनाई है आपने? कि कोई एसेट होल्ड करके रखना है। कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, खाली क्या होल्ड करके रखना है? एसेट होल्ड करके रखना है। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और आपकी क्या नहीं है? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अब देखो तीन कंडीशन लिख दी है जी। पहला क्या लिखा है? फ्यूचर प्रोजेक्ट। दूसरा क्या लिखा है? होल्ड एन एसेट। तीसरा क्या लिखा है? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। पहली दो के बीच में क्या है? और तीसरे के बीच में क्या है? एंड। तो मतलब दोनों केस में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। पहली कंडीशन क्या आती है? या तो मैंने कंपनी बनाई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। अगर मैंने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाई है और साथ में मेरी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, मैं कौन सी कंपनी बन जाऊंगा? डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्लीपिंग, स्लीपिंग हो गया। क्या हो गया? स्लीपिंग। पार्टनर भी बढ़ाते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग में सो रही है कंपनी, कोई काम नहीं है। कोई काम कब नहीं होगा? जब कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। जब कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है तभी क्या मानेंगे? कोई काम नहीं है। तो भाई डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी है जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, अभी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। या फिर कोई असेट होल्ड करने के लिए बनाई है, अभी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। एक वर्ड और लिखा हुआ है सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी को भी हम क्या मान लेंगे? कि वो डोरमेंट कंपनी बन सकती है। तो एक इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो एक इनएक्टिव कंपनी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। अब इनएक्टिव क्या होती है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, हम नीचे पढ़ लेंगे। अभी के लिए हमने क्या पढ़ा? एक कंपनी जिसका अभी कोई काम नहीं है, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करेगी और उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो क्या बन सकती है? डोरमेंट कंपनी। एक कंपनी जो एक असेट होल्ड करने के लिए बनाई है और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भी क्या बन सकती है? डोरमेंट कंपनी। और तीसरी कौन है? इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी भी क्या बन सकती है? डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बनोगे कैसे? एप्लीकेशन देनी है किसको? रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार आपको क्या बना देगा? डोरमेंट। आप सो रहे हो तो आपको ज्यादा कंप्लाइंसेस भी करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट की आपको कंप्लाइंसेस करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है जी, पहले पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है। मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब अगर आप ये नीचे वाले चार ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। इनके अलावा अगर आपने कुछ भी किया तो हम क्या मान लेंगे? आपने क्या कर दिया है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी। और जैसे ही सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी, क्या आप डोरमेंट कंपनी बन सकते हो? नहीं बन सकते। लेकिन एक केस में बन सकते हो, कौन सी में? चलो अभी के लिए क्या बोलते हैं? नहीं बन सकते हो। क्या बोलते हैं जी? नहीं बन सकते हो। ठीक है।
तो क्या है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब इनके अलावा सब कुछ क्या है, सिग्निफिकेंट है। पहली ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार। किसको फीस पे कर रहे हैं हम? क्या जब आप फीस पे कर रहे हो तो क्या ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है या नहीं है? आप रजिस्ट्रार को फीस दे रहे हो, क्या ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। फीस जाएगी तो क्या आप जनरल एंट्री पास करोगे, नहीं करोगे? लेकिन इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। इसको क्या नहीं मानेंगे? सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। क्या आपने कंपनी बनाई है तो रजिस्ट्रार को फीस नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। मतलब आपने कोई बिजनेस कर दिया फीस दे दी तो? नहीं किया, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। दूसरी बात, पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। किसी लॉ की रिक्वायरमेंट करने के लिए ना आपको पेमेंट देनी पड़ रही है। भाई मैं एक असेट खरीदूंगा, क्या मैं डोरमेंट कंपनी बना सकता हूँ जब मैं एक असेट खरीदना चाह रहा हूँ? बना सकता हूँ ना। मैंने एक असेट खरीदा, खाली असेट खरीदने के लिए कंपनी बनाई है और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अब जब मैंने असेट खरीदा, क्या मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करेगी। क्या वो स्टैम्प ड्यूटी पे करना सिग्निफिकेंट मान ले? उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। वो किसके बाहर है? सिग्निफिकेंट से बाहर है। अगर आपने कोई भी पेमेंट करी है किसी एक्ट के लिए, इस एक्ट के लिए या किसी अदर लॉ के लिए, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। सही है जी बात? पहली बात क्या बोली उन्होंने? आपने रजिस्ट्रार को फीस दी है। भाई कंपनी बनाऊंगा तो फीस तो देनी पड़ेगी, तो क्या फीस देने को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मान लूं? नहीं जी, नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, इस एक्ट के अंदर या किसी दूसरे लॉ के अंदर कोई भी पेमेंट करिए, क्या उसे सिग्निफिकेंट मान ले? नहीं जी, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तीसरी बात, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। क्या इस एक्ट के लिए शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रहा हूँ, 2 शेयर होल्डर चाहिए, नहीं चाहिए? पब्लिक कंपनी बना रहा हूँ, 7 शेयर होल्डर चाहिए, नहीं चाहिए? तो जब उन शेयर होल्डर ने एमओए सब्सक्राइब किया, तो क्या मुझे उन्हें शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? चाहे मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, शेयर्स तो देने पड़ेंगे। तो क्या इसको सिग्निफिकेंट मान लें? नहीं जी, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं। लास्ट बात, मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। क्या जब मैंने कंपनी बनाई, क्या मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। क्या मुझे कुछ रजिस्टर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? क्या इसमें कोई खर्चा लगेगा, नहीं लगेगा? भाई रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है, यहाँ पे सफाई होगी, यहाँ बिजली का बिल आएगा, तो मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस और रिकॉर्ड्स के लिए जो खर्चा है वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो 4 चीजें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। पहली चीज, रजिस्ट्रार को कोई भी फीस दी है, सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी बात, इस एक्ट के लिए और किसी अदर लॉ के लिए कोई भी पेमेंट करी है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तीसरी बात, शेयर अलॉट करें इस एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और चौथी बात, ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा किया है, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर है जी यहाँ तक? हाँ, मतलब ऐसा कुछ बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई तो आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। अब फिर से रिपीट करेंगे, डोरमेंट कंपनी कौन बन सकता है? डोरमेंट कंपनी एक कंपनी, उसने कंपनी बनाया फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और क्या नहीं है? ट्रांजेक्शन नहीं है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। और कौन बन सकता है? असेट होल्ड करने के लिए कंपनी बनाई है, और क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। वो क्या बन सकती है? बनेगी कैसे? रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी है। एक कंपनी और बन सकती है, कौन? इनएक्टिव कंपनी। कौन बन सकती है? इनएक्टिव। अब हम पढ़ते हैं इनएक्टिव कंपनी कौन है। Inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statement and annual return during the last 2 financial years. अब ये कंपनी नई नहीं बनी है, ये पुरानी कंपनी है, ये ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अब पिछले 2 सालों में ये कोई काम नहीं कर रही है। कब काम नहीं कर रही है? पिछले 2 सालों में। देखो मेरी कंपनी 10 साल पुरानी है, उसने बिजनेस करा स्टार्टिंग में, क्या स्टार्टिंग से वो डोरमेंट बन सकती थी? बिजनेस कर रही थी। अब उसका बिजनेस बंद हो गया, ठीक है जी, आज उसका बिजनेस बंद हो गया, 2 साल निकल गए, बिजनेस बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या अब मैं डोरमेंट के स्टेटस ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। किसके अंदर? इनएक्टिव कंपनी के अंदर। किसके अंदर ले सकता हूँ? इनएक्टिव। क्या मैंने कंपनी बनाई है फ्यूचर एसेट होल्ड करने के लिए? नहीं जी। क्या मैं कंपनी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ? नहीं जी, वो वाली चीजें तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो मैंने कंपनी बनाई थी, बिजनेस किया था, अब बिजनेस बंद हो गया जी। तो अगर आपकी कंपनी पिछले 2 सालों से कोई बिजनेस नहीं कर रही है, नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और नॉट मेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में मैंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी है। क्या नहीं करी है? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं क्या ले सकता हूँ? डोरमेंट का स्टेटस ले सकता हूँ। दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? और आ रहा है, दिख रहा है जी।
कोई बिजनेस नहीं कर रहा पिछले 2 सालों में, या पिछले सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी है, मैं डोरमेंट का स्टेटस ले सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या बन गया हूँ, इनएक्टिव कंपनी बन गया हूँ। हाँ जी। नहीं, कंपनी कभी बंद होती है? कंपनी का क्या होता है? कंपनी से पढ़ रहे हैं ना, खाली कंपनी की बात हो रही है। एक बात और लिखी हुई है, और का मतलब ये भी, इसमें इन तीनों में से कुछ भी कर लो आप, इनएक्टिव कंपनी बन जाओगे। क्या लिखा हुआ है? नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 सालों में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं, और आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न क्या होते हैं? हर कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल्स आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है, जिनके 2 फॉर्म है, एक एओसी 4, एक एमटीटी 7। आपके करिकुलम में अभी ये नहीं है, इंटर में आएगा ये। तो अगर एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 2 सालों तक फाइल नहीं करी है, तो वो किस क्या बन जाएगी? इनएक्टिव। और इनएक्टिव कंपनी किसका स्टेटस ले सकती है? गवर्नमेंट कंपनी ले सकती है ना। तो क्या कोई कंपनी है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रही है, लेकिन क्या फिर भी डोरमेंट बन सकती है? एक कंपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, इनएक्टिव कंपनी, और इनएक्टिव कंपनी में 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? या तो 2 सालों में बिजनेस नहीं किया हो, 2 सालों में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना की हो, या फिर 2 सालों में एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना करे हो। तो आप इनएक्टिव कंपनी बन जाओगे। इनएक्टिव कंपनी बने तो आप क्या बन सकते हो? डोरमेंट कंपनी भी बन सकते हो, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को फाइल करके। क्लियर है जी? ये हो गई आपकी डोरमेंट कंपनी। अगली कंपनी आती है जी निधि कंपनी। देखो, निधि कंपनी के बारे में इन्होंने आपको यहाँ ज्यादा पढ़ाया नहीं है। निधि कंपनी बेसिकली होती क्या है? आपने वो सिस्टम देखा है, कमेटी वाला सिस्टम? मेंबर्स होते हैं, क्या करते हैं? हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। ये करते किस लिए? कमेटी डाली किस लिए जाती है? ये एक तो हम प्रमोट करते हैं सेविंग की हैबिट। क्या प्रमोट करते हैं? सेविंग की, कि हमारे मेंबर क्या करना शुरू करे? सेविंग करना शुरू करे। उनसे पैसा लेते हैं और उन्हीं को फिर वापस पैसा दे देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है जी निधि कंपनी। ये मेंबर से पैसा लेती है एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, उनको क्या देती है? इंटरेस्ट। और किसी मेंबर को लोन चाहिए तो उसी पैसे में से किसी मेंबर को क्या दे देती है? लोन दे देती है। निधि कंपनी। इन दिस सेक्शन, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी which CG may by notification in the official gazette declare to be a निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। आपको डेफिनेशन में क्या मिला? निधि कंपनी कौन है? जिसको सीजी नोटिफिकेशन के अंदर बता देगा। एज द केस में भी, निधि कंपनीज आर क्रिएटेड मेनली फॉर, अब निधि कंपनी बनाई क्यों जाती है? फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग, ताकि मेंबर्स में क्या हैबिट प्रमोट करें हम? सेविंग्स की। थ्रिफ्ट का मतलब पैसा बचाने की, अमंग इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स के बीच। इतना ही निधि कंपनी के बारे में आपको पढ़ाया गया। निधि कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसको सीजी ने बता दिया ये निधि है। और निधि होती कौन है? जिसका काम क्या होता है? अपने मेंबर्स के अंदर सेविंग्स की हैबिट को कल्टीवेट करना, प्रमोट करना। ठीक है जी। अगला आता है जी पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती थी? कॉन्ट्रीब्यूशन 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करे? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल करे या स्टेट करे या दोनों मिलकर करे? तो वो कंपनी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी। क्या और कोई तरीका गवर्नमेंट कंपनी बनने का? हाँ, इनडायरेक्टली होल्ड करे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके 51% होल्ड करे। हमने एक पढ़ा नहीं था, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी ही होती है, लेकिन वो क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो जो ऊपर लिखे हुए ना 1 से लेके 5 तक, ये क्या है? ये पीएफआई के एग्जाम्पल है। एलआईसी क्या है? एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एलआईसी क्या है? एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहले हम पढ़ेंगे पीएफआई बनने के लिए तरीका क्या है। अब देखो जी, नीचे पढ़ो, नो इंस्टीट्यूशन shall be notified unless, कोई भी इंस्टीट्यूशन पीएफआई नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? इट हैज बीन established or constituted by or under any central act, state act, other than this act। other than this act का मतलब कंपनीज एक्ट के अलावा। पीएफआई कौन बनेगा? जो रजिस्टर्ड है, जो बना है। कहाँ पे बना है? किसी सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में। लेकिन वो एक्ट कौन सा नहीं होना चाहिए? कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए। और प्रीवियस कंपनी लॉ में भी नहीं बना होना चाहिए। Not less than 51% capital is held or controlled by the government, central, state और partly by CG और partly by SG। क्या गवर्नमेंट कंपनी वाली कंडीशन आ गई? क्या कंडीशन थी? यही कंडीशन थी। 51% कैपिटल कौन होल्ड करे?
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके। तो इसमें और गवर्नमेंट कंपनी में फर्क क्या है? गवर्नमेंट कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट के। और पीएफआई कहाँ रजिस्टर्ड है? अदर देन कंपनीज एक्ट। जिसका खुद का सेंट्रल या स्टेट एक्ट है उसके अंदर वो रजिस्टर्ड है, और उसमें कैपिटल कौन होल्ड कर रही है? गवर्नमेंट। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? नहीं जी, उसका खुद का एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। लेकिन उसमें कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? 51% से ज्यादा गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। तो एलआईसी क्या है? पीएफआई है। उसको कभी भी गवर्नमेंट कंपनी हम नहीं बोलेंगे, वो क्या बन गई? पीएफआई बन गई। ठीक है, तो पीएफआई वही बनेगा जो इस एक्ट के अलावा किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड है। जब मैं ये एक्ट बोलता हूं तो मैं कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956 दोनों को कवर कर देता हूँ। इसके अलावा किसी एक्ट के अंदर बनी है और उसमें 51% कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एलआईसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, स्पेसिफाइड कंपनी अंडर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सीजी या सच अदर इंस्टीट्यूशन एज सीजी में नोटिफाई इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। ये ऊपर वाले 4-5 नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन प्रोविजन क्या है, बनेगा कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले अब बात करेंगे कंपनी को रजिस्टर करने की, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने की। कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है जी? सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है प्रमोटर। ठीक है जी, प्रमोटर पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रमोटर क्या होते हैं। द कंपनीज एक्ट डिफाइन द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ व्हिच मींस अ पर्सन। मींस का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव है, यही प्रमोटर होंगे जी। हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न। प्रमोटर कौन है जी? जिसका नाम कहां लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किसके लिए इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस? जब भी हम पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं, क्या होता है वो? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है। अब प्रोस्पेक्टस में किसका नाम भी लिखा हुआ रहता है? प्रमोटर का नाम भी लिखा रहता है। तो जिसका नाम आपने प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिख दिया, वो क्या बन जाएगा? प्रमोटर। या और कौन बन जाएगा? आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। कहाँ पे लिखा हुआ उसका नाम? एनुअल रिटर्न के अंदर लिखा हुआ। एनुअल रिटर्न में प्रमोटर का नाम डालना होता है। तो जिसका नाम आपने एनुअल रिटर्न में डाला वो क्या हो जाएगा? प्रमोटर। देखो प्रमोटर है ना, वैसे जनरली पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। प्रमोटर कौन है? जिसको आइडिया आया था कंपनी बनाने का। जिसको क्या आया था? आइडिया आया था। जिसने कंपनी बनाई है वो कौन है जी? प्रमोटर। लेकिन एक बात सोचो, कंपनी तो 100 साल चलती है, 200 साल चलती है। मैंने आज सोचा कि कंपनी बनाता हूँ, मैंने आज कंपनी बना दी 2 बंदों के साथ मिलके। हम तीनों कौन है? प्रमोटर। हम तीनों ने मिलके कंपनी बनाई, हम क्या है? प्रमोटर। लेकिन आज के 10 साल 20 साल बाद हो सकता है हम शेयर बेच के चले गए हो कंपनी के। क्या हम ही प्रमोटर रहेंगे हमेशा? प्रमोटर चेंज हो सकता है। वो तो प्रमोटर है ही जिसने कंपनी बनाई है, जिसको आइडिया आया है। लेकिन उसके बाद में और भी प्रमोटर हो सकते हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, जो कंपनी को क्या कर रहा हो? कंट्रोल कर रहा हो। वो क्या बन जाएगा? प्रमोटर बन जाएगा। जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ हो? प्रोस्पेक्टस में। जिसका नाम कहाँ लिखा हो? एनुअल रिटर्न के अंदर। दूसरा पॉइंट लिखा है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिसका कंपनी के ऊपर क्या है? कंट्रोल है। चाहे डायरेक्ट कंट्रोल हो चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, या तो खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है या पीछे से कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रमोटर। एज अ शेयर होल्डर, देखो कंट्रोल करने के लिए हो सकता है मेरे पास 60% शेयर होल्डिंग है, तो मैं कंट्रोल कर लूंगा कंपनी को, बिल्कुल कर लूंगा, तो मैं क्या हूँ? प्रमोटर। हो सकता है एज अ डायरेक्टर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो भी मैं क्या हूँ? प्रमोटर। और अदरवाइज हो सकता है मैं डायरेक्टर भी नहीं हूँ, शेयर होल्डर भी नहीं हूँ, फिर भी मैं कंपनी को क्या करता हूँ? कंट्रोल करता हूँ, तो मैं क्या हूँ? प्रमोटर। ठीक है जी। तो प्रमोटर होने के लिए क्या डायरेक्टर बनना जरूरी है? क्या शेयर होल्डर बनना जरूरी है? नहीं। शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज आप कुछ और भी होके क्या बन सकते हो? प्रमोटर। आपको क्या करना है? कंपनी को कंट्रोल करना है। हो सकता है किसी एग्रीमेंट से आपको इतनी पावर मिली हुई हो कि आप कंपनी को कंट्रोल कर लेते हो, या हो सकता है डायरेक्टर सारे आपके घर के हो और आप उनको कंट्रोल करते हो, आपके डिसीजन पे वो काम करते हैं। शेयर होल्डर वही है पर आपके डिसीजन के हिसाब से काम होता है, आप क्या हो? प्रमोटर। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। जिसकी एडवाइस डायरेक्शन के हिसाब से कंपनी का बोर्ड काम करता है, वो बंदा क्या है? प्रमोटर। तो प्रमोटर बनने के 3 तरीके हो गए जी। पहला, जिसका नाम का लिख दिया प्रोस्पेक्टस में, जिसका नाम का लिख दिया एनुअल रिटर्न में। दूसरी बात, जो कंपनी के कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स को। किसको कंट्रोल कर रहा है? अफेयर्स को। कैसे? एज अ डायरेक्टर, एज अ शेयर होल्डर या एज अ अदरवाइज। और तीसरी बात, जिसकी बात सुन के डायरेक्टर्स काम करते हैं। जिसकी बात सुन के कौन काम करते हैं? डायरेक्टर्स। अब एक बात सोचो, आप दोनों सीए बन गए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपसे बोर्ड बात करने आया, डायरेक्टर आपसे कुछ एडवाइस देने आया, आप जो एडवाइस दोगे वो मानेंगे नहीं मानेंगे?
क्या डायरेक्टर आपकी बात के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या आप दोनों को प्रमोटर बना दें कंपनी का? तीसरी कंडीशन यही है ना। तीसरी कंडीशन क्या थी? जिसकी एडवाइस के हिसाब से, जिसकी डायरेक्शन के हिसाब से बोर्ड काम कर रहा है। क्या आपकी एडवाइस के हिसाब से बोर्ड काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या आप प्रमोटर हो गए? क्या आपका कंपनी से कोई लेना देना है? क्या लेना देना है? आपसे तो एडवाइस लेने आए थे, कोई लीगल एडवाइस आपने दे दी, आपने अपनी फीस ले ली, बात खत्म। क्या आप प्रमोटर बन जाओगे कंपनी के? इसलिए इन्होंने नीचे लिख दिया फोर्थ पॉइंट में, इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जांपल सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट एक्सेट्रा, आर नॉट रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। जो बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है वो प्रमोटर नहीं है जी, तो आप प्रमोटर नहीं बनोगे। ठीक है, इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। देखो ये सिंपल टर्म्स में है, ये लॉ की लैंग्वेज नहीं है, सिंपल टर्म्स में, ये भी लॉ में लिखा हुआ है कि जो कंपनी बनाएगा वो क्या है जी, प्रमोटर। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी बना रहा है उसका कंट्रोल है या नहीं है, वो प्रमोटर। क्या वो हमेशा प्रमोटर रहेगा? ये जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है टाइम के साथ। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। ये कौन है? जिसको आइडिया आया था कंपनी बनाने का, वो कौन है जी? प्रमोटर। क्या हमेशा यही प्रमोटर रहेगा? नहीं, बाद में चेंज भी हो सकते हैं, कंपनी बिक भी सकती है। दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जो कंपनी बना रहा है, जिसको आइडिया है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो तो प्रमोटर है ही, लेकिन उसके बाद में और भी प्रमोटर्स हो सकते हैं, प्रमोटर चेंज हो सकते हैं। क्लियर है जी? Formation of a company, Section 3 of the Companies Act deal with the basic requirement with respect to constitution of the company. सेक्शन 3 में क्या लिखी हुई है? बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट पता है, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में और ओपीसी में, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 7 के अंदर लिखी हुई है, प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर। अब आप पढ़ोगे इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। आपके हिसाब से जब भी इनकॉर्पोरेशन करवाने जाएंगे क्या क्या जरूरत है? रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए बिल्कुल, और कोई हो गया पार्टनर्स, पार्टनर्स मेंबर्स, उनके नेम एड्रेस चाहिए होंगे, आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, डायरेक्टर्स के चाहिए होंगे, और दो डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट, एमओए एओए, वो भी चाहिए होंगे, एमओए एओए बनाना पड़ेगा। और क्या खुद बना लोगे? क्या खुद बना लोगे कंपनी? रजिस्ट्रार के पास तो जाना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रार से पहले कौन आएगा? बीच में एक बंदा चाहिए, नहीं चाहिए? प्रोफेशनल। कौन चाहिए? प्रोफेशनल। आप पढ़ रहे हो कंपनी इनकॉर्पोरेशन, क्या हर बंदा पढ़ के बैठा है? आप सीए बन जाओगे तो आपके पास तो आ जाएंगे लोग कि हमारी कंपनी बनवा दो, क्या वो खुद बना लेंगे? खुद नहीं बना सकते जी, प्रोफेशनल चाहिए। फॉर्म्स फाइल करने हैं, क्या फाइल करने हैं? फॉर्म्स फाइल करने हैं। चलो जी पढ़ते हैं। फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन किसको फाइल करनी है? रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। कौन से रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे जी? जिस स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के रजिस्ट्रार को हम फाइल करेंगे। कौन से रजिस्ट्रार को? विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। प्रपोज क्यों लिखा है? क्या अभी कंपनी बन गई है? क्या रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया हमारा? तो कंपनी बनाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करेंगे, तो कंपनी बनने वाली है, इसलिए प्रपोज यहाँ पे लिखा हुआ है। और हो सकता है कि आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या नहीं है? रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है ना, तो आप पहले कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस बता दो। कौन सा ऑफिस बता दो? आपने देखा हो जब भी आप फॉर्म भरते हो तो दो डिटेल मांगते हैं, एक कौन सा? रजिस्टर्ड एड्रेस, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस। उसमें होता क्या है? तो दूसरे पहले उसी में भेजेंगे जी, जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए बताया। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब सारे नोटिस वगैरह यहाँ भेज देना। तो अगर अभी मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास रजिस्टर्ड ऑफिस ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस रखना मैंडेटरी है। तो लॉ मेकर ने 30 दिन का टाइम दिया है। कितने दिन का टाइम दिया है? 30 दिन का, कि आपके पास अभी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए। चलो जी पढ़ते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ गया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। क्या डॉक्यूमेंट आ गया? MOAN ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर। कौन साइन करेगा जी? सब्सक्राइबर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर। ये क्या करेंगे? एमओए को साइन कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ करने हैं? रजिस्ट्रार के पास, उस रजिस्ट्रार जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस होने वाला है। दूसरी लाइन आती है डिक्लेरेशन। अब क्या आ गई? डिक्लेरेशन देनी है बाय द पर्सन हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कौन सा पर्सन दे रहा है ये? जिसको हमने इंगेज किया है कंपनी बनाने में, वो बंदा कौन होने वाला है? या तो एडवोकेट, या सीए, या कॉस्ट अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी।
इन प्रैक्टिस, ये सारे किस में होने चाहिए, इन प्रैक्टिस, मतलब जॉब वाला नहीं चलेगा। कौन नहीं चलेगा, जॉब वाला, सीए, सीएस, एडवोकेट नहीं चलेगा, प्रैक्टिस वाला चलेगा। क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ये, क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, और एक बंदे से और डिक्लेरेशन लेनी है, किससे, जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, एज अ डायरेक्टर, मैनेजर या फिर सेक्रेटरी। आर्टिकल्स में हम डायरेक्टर्स के नाम लिखते हैं, मैनेजर के नाम लिखते हैं, सेक्रेटरी का नाम लिखते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी हैं, इनमें से भी डिक्लेरेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल भी दे रहा है और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी से में से भी कोई दे रहा है। क्या स्टेट डिक्लेरेशन दे रहे हैं ये, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, एंड रूल्स मेड देयर अंडर, और जितने रूल्स बने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल हैव बीन कंप्लाइड विद, जितने मैटर, जितना लॉ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है या रूल्स में लिखा हुआ है, वो सारा हमने पूरा कर दिया है। कौन डिक्लेरेशन दे रहा है, प्रोफेशनल एंड अ पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी इन द आर्टिकल, इनसे हम डिक्लेरेशन ले रहे हैं। क्या प्रोफेशनल की ड्यूटी है या नहीं है कंपनीज एक्ट को पूरा करवाने की, तभी तो उसके पास गए हैं, वो फीस किसकी चीज की ले रहा है, इसी चीज की ले रहा है। तो उससे हम ये डिक्लेरेशन लेंगे, और किससे ले रहे हैं, जो कंपनी बना रहे हैं, डायरेक्टर से, मैनेजर या सेक्रेटरी, इनमें से किसी से ले रहे हैं। ठीक है जी, ये डिक्लेरेशन हो गई पहली डिक्लेरेशन। पहली डिक्लेरेशन में क्या है, कंपनीज एक्ट और रूल्स की सारी कंप्लाइंस हो गई है। दूसरी डिक्लेरेशन, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। अब किससे ले रहे हैं जी, सारे सब्सक्राइबर से और सारे डायरेक्टर से। किससे ले रहे हैं, सारे सब्सक्राइबर और सारे डायरेक्टर। ऊपर किससे ली थी, प्रोफेशनल से, या फिर प्रोफेशनल एंड एक डायरेक्टर से या मैनेजर से या सेक्रेटरी से। अब ले रहे हैं सारे सब्सक्राइबर, सारे डायरेक्टर्स। क्या ले रहे हैं जी, he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation और management of a company। हम कह रहे हैं सब्सक्राइबर, तू और तेरी कंपनी के सारे डायरेक्टर डिक्लेरेशन दो कि आपके अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन का मतलब फाइनल ऑर्डर, कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है किस चीज को लेके, कि आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई गलत काम किया है, किसको लेके, किसी भी कंपनी को बनाने में या प्रमोट करने में या मैनेज करने में। पीछे आपने कोई कंपनी बनाई है, उसके अंदर अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई प्रमोशन में, कोई फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में, तो वो आपको बताना पड़ेगा। आपको डिक्लेरेशन क्या देनी है कि नॉट कन्विक्टेड, मेरे अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन नहीं आई है। क्या ये डिक्लेरेशन प्रोफेशनल से लेनी चाहिए, ये बताया ना, सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, सारे सब्सक्राइबर और सारे डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन नहीं। इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस कंपनी के प्रमोशन, मैनेजमेंट या फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ठीक है जी, क्या ये डिक्लेरेशन प्रोफेशनल से भी लेनी चाहिए। आप दोनों मेरे पास कंपनी बनवाने आए, मैं ये डिक्लेरेशन दे सकता हूँ कि मैं इनकी कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस करवा रहा हूँ, दे सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे ही करवानी है। लेकिन क्या मैं ये डिक्लेरेशन दे सकता हूँ कि आप दोनों के अगेंस्ट में पीछे कोई कन्विक्शन नहीं है, क्या ये मैं पता कर पाऊंगा, मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा। आप तो ये बोलोगे ना कोई कन्विक्शन नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, ये दोनों आप ही दे रहे हो। आप ही सब्सक्राइबर, आप ही दोनों क्या हो, डायरेक्टर। तो आप दोनों डिक्लेरेशन दे रहे हो क्या, कि आपके अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन नहीं है, पीछे कोई फॉर्मेशन में, कोई मैनेजमेंट में या प्रमोशन में, पीछे आप कोई कंपनी में कोई गड़बड़ करके नहीं आ रहे हो। देखो रजिस्ट्रार क्या करता है, सब कुछ खुद चेक नहीं करता, आपसे डिक्लेरेशन ले लेता है। कल को कुछ गलती मिली तो कहेगा कि ये देखो आपने साइन करके दिया था ना, तो आपको ब्लेम करेंगे। दूसरी बात, ही इज नॉट बीन फाउंड ऑफ गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी डायरेक्टर क्या नहीं है, कोई गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं है, उन्होंने कोई पीछे फ्रॉड नहीं किया है। मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करी है आपने, किसके रिगार्डिंग, टू एनी कंपनी, किसी कंपनी में आपने अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट में काम नहीं किया है, कोई फ्रॉड नहीं किया है इस एक्ट के अंदर, और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी नहीं किया है पिछले 5 सालों में। कितने सालों में, 5 सालों में। आपको डिक्लेरेशन देनी है कि पिछले 5 सालों में हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमने नहीं की। ठीक है जी, तीसरी डिक्लेरेशन, एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड। जितने डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार को फाइल कर रहा हूं ना, उन सब में सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है मेरे हिसाब से। ये कौन डिक्लेरेशन दे रहा है, आप दोनों कंपनी बनाने आए, तो आप दोनों क्या हो, सब्सक्राइबर भी हो, डायरेक्टर भी हो। तो सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर दोनों ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, किसके रिगार्डिंग, प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। हमारे अगेंस्ट में कोई पिछले 5 सालों में फ्रॉड की जजमेंट नहीं आई हुई है, हमने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी नहीं करा है, और जितने डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं ना, वो ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट है। ठीक है जी, ये डिक्लेरेशन आप दे रहे हो। क्या ये डिक्लेरेशन प्रोफेशनल से लें, ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट। डॉक्यूमेंट्स कौन देगा, आप दोगे।
मेरा काम क्या है? फाइल करना। क्या मैं बता सकता हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं नहीं बता सकता। मैं इतना बता सकता हूँ कि कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस हो रही है या नहीं। इसलिए प्रोफेशनल को बस वहीं तक रेस्ट्रिक्ट किया और बाकियों से सारी डिक्लेरेशन दे दी। तो टोटल 2 डिक्लेरेशन है, प्रोफेशनल एंड अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। और दूसरी डिक्लेरेशन कौन दे रहे हैं? सारे सब्सक्राइबर और सारे डायरेक्टर, दोनों दे रहे हैं। ठीक है जी। पहली वाली डिक्लेरेशन क्या थी? छोटी सी डिक्लेरेशन, कंपनीज एक्ट की रूल्स की सारी कंप्लायंसेस हो गई। दूसरे के अंदर हमारे अगेंस्ट में कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई ऑफेंस जो किससे रिलेटेड है? प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। हो सकता है ना पीछे किसी कंपनी में आप प्रमोशन में फ्रॉड कर दिया हो, कुछ गलत काम करके आ रहे हो। दूसरी डिक्लेरेशन, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में कोई फ्रॉड नहीं करा है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करी। और तीसरी, जितने डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं करेक्ट, कंप्लीट और करेक्ट है। ठीक है जी। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश। क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल जी। जब आपको स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दो, आपकी मर्जी, आप स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड ऑफिस का भी दे सकते हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है आप कॉरेस्पॉन्डेंस का दे दो जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता। और रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में बन जाना चाहिए? 30 दिन में। इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में आरओ होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द पर्टिकुलर्स, अब आपको पर्टिकुलर देने हैं सारे सब्सक्राइबर के, along with the proof of identity, and in case of a subscriber is a body corporate, such particular as may be prescribed। क्या बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर हो सकता है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट शेयर खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आती है? कंपनी एलएलपी या कंपनी आउटसाइड इंडिया एलएलपी। क्या वो शेयर नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद। तो क्या वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल है तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना, उनका नेम ले लेना, सरनेम ले लेना, फैमिली नेम ले लेना, एड्रेस ले लेना, नेशनलिटी ले लेना, ये सारी डिटेल आपको फाइल करनी पड़ेगी। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऐसे डॉक्यूमेंट लगा देना जो प्रिस्क्राइब करे हुए हैं और रूल्स आपको पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द पर्टिकुलर्स, अब किसके पर्टिकुलर्स? डायरेक्टर्स के। किसके? डायरेक्टर्स के। The name including surname, family name, DIN number, residential address, nationality of the person mentioned in the article as a subscriber to the member and such other particular including proof of identity as may be described। Proof of identity ले लेना, नेम ले लेना, सरनेम ले लेना, डिन नंबर ले लेना। जिस बंदे को डायरेक्टर बना रहे हो ना उसके पास एक नंबर होना चाहिए, कौन सा? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी। ये भी कहाँ से मिलता है? एमसीए से मिलता है। आज के टाइम में जब भी हम कंपनी बनाने जाते हैं तो अगर डिन नंबर नहीं है उसी फॉर्म के अंदर आप डिन के लिए भी अप्लाई कर दोगे और आपको डिन भी उसी के साथ ही मिल। पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर। अब जिसको आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना रहे हो ना, वो कहीं और पे भी तो डायरेक्टर हो सकता है, हो सकता है ना। तो आपको वो डिटेल्स भी डालनी है कि ये बंदा कहाँ कहाँ और डायरेक्टर है। ठीक है जी। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। अब किसी को भी डायरेक्टर बना रहे हो उसका कंसेंट लोगे नहीं लोगे? तो उसका कंसेंट भी लगाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा, उसका कंसेंट भी लगाना पड़ेगा। किसका? डायरेक्टर का। इंटरेस्ट का मतलब वो कहाँ का इंटरेस्टेड है और कंसेंट का मतलब वो डायरेक्टर बनने के लिए राजी है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट, भाई डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं, बस डॉक्यूमेंट इतने ही थे। क्या ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है? देखो नीचे वाले तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइबर के आइडेंटिटी प्रूफ, उनका नाम, पता, मिडिल नेम, सरनेम, रेजिडेंशियल, नेशनलिटी, ये सब। डायरेक्टर का भी नाम, एड्रेस, पता, आइडेंटिटी प्रूफ और डिन नंबर। और डायरेक्टर जिसको बना रहे हैं उसका कंसेंट भी लगाना है और उनका इंटरेस्ट भी लगाना है। ऊपर वाले डॉक्यूमेंट क्या थे? एमओए होना चाहिए। कौन साइन करेगा? सब्सक्राइबर साइन करेंगे। डिक्लेरेशन लेनी है किससे? प्रोफेशनल से और एक डायरेक्टर से या मैनेजर से, सेक्रेटरी से। क्या डिक्लेरेशन लेनी है? जब भी प्रोफेशनल की बात आएगी कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस हो गई है। फिर डिक्लेरेशन लेनी है किससे? सब्सक्राइबर और सारे डायरेक्टर से। क्या डिक्लेरेशन ले रही है? कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कितने सालों में? पिछले 5 सालों में। और जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं सारे करेक्ट और कंप्लीट एंड ट्रू है। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस होना चाहिए कब तक? जब तक रजिस्टर ऑफिस नहीं होता। ये सारे डॉक्यूमेंट लेना और रजिस्ट्रार को फाइल कर देना। कौन से रजिस्ट्रार को? जिस यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दोगे रजिस्ट्रार आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या दे देगा जी? COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द रजिस्ट्रार ऑन द, जिस अदर कंपनीज में वो डायरेक्टर है वो सारी कंपनीज की डिटेल देनी। एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अदर फर्म्स, किस किस फर्म में वो पार्टनर है, कहाँ किस किस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो डायरेक्टर है, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। और जिस कंपनी में डायरेक्टर है उसमें कितने शेयर्स भी होल्ड कर रहा है ये भी बताना पड़ेगा। ये उसका इंटरेस्ट हो गया। इतना डीप में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख लो कि हर फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट देना है और उनका कंसेंट भी लगाना है। COI इशू कर देगा रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन फाइल्ड shall register all the document and information in the register
and issue a COI in the prescribed form to the effect that the proposed company's accordance is incorporated under this act. जैसे COI मिलेगा तो मान लेंगे आपकी कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर, कंपनी का क्या नंबर होता है, सिन, डायरेक्टर का क्या होता है, डिन। सिन का मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आपके सर्टिफिकेट के अंदर एक नंबर लिखा होगा सिन नंबर, ये आपका यूनिक नंबर है, ये आपका क्या है, यूनिक नंबर है, हर कंपनी का यूनिक होता है। On and from the date mentioned in the COI, the registrar shall allot to the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. ये सिन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा जैसे ही आप क्या हो जाओगे, इनकॉर्पोरेट हो जाओगे, और ये नंबर कहाँ लिखा रहेगा, सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है जी? मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व। अब जितने डॉक्यूमेंट आपने ऊपर फाइल करे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, एमओए, एओए, ये आपको कब तक प्रिजर्व करके रखने हैं, टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट। कब तक मेंटेन करके रखने हैं, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट डिसोल्यूशन तक मेंटेन करके। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कोई फॉल्स, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है या कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है, आपसे डिक्लेरेशन ली थी ना कि सारी करेक्ट एंड कंप्लीट दे रहे हो, फिर भी आपने कोई गलत चीज दी है, तो आपने क्या कर दिया जी, फ्रॉड कर दिया। आज ही हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड पढ़ा है। फ्रॉड क्या होता है जी, इंटेंशन थी, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, गलत दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपने कोई फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया है, मतलब छुपाया है, विच ही इज अवेयर, जो उसको पता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ, फाइल विद द रजिस्ट्रार, ही शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। कंपनीज एक्ट में फ्रॉड का कौन सा सेक्शन है, 447। तो आपके 447 की पनिशमेंट आपके ऊपर लग जाएगी। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट। ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है, 5th और 6th में? हाँ, टाइम पे पकड़ लिया कि फ्रॉड कर रहे हैं जी, ये तो गलत दी, और वो दूसरे वाला इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, बाद में रजिस्ट्रार को पता लगा कि आपने क्या किया है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, फिर क्या होगा, वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इट इज प्रूव्ड दैट द कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड, जो कंपनी बनाई है ना, वो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके, या कोई मटेरियल फैक्ट छुपा के बनाई गई है, और डिक्लेरेशन फाइल और मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, जो डिक्लेरेशन दी थी, जो पीछे डिक्लेरेशन दी थी, वो क्या है, झूठी है, और बाय एनी फ्रॉडलेंट एक्शन, या कुछ भी फ्रॉड किया है। द प्रमोटर, प्रमोटर कौन होते हैं, सब्सक्राइबर, जिसको आईडी, वैसे बोलो जिसको आइडिया आया था कंपनी बनाने का, जिसने कंपनी बनाई है, या जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न में, जिसका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, या जिसकी एडवाइस से डायरेक्टर्स काम करते हैं, वो कौन है जी, प्रमोटर। तो प्रमोटर, और जिसका जो फर्स्ट डायरेक्टर है, कहाँ लिखे हुए आर्टिकल में, एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कौन कौन देता है, सारे सब्सक्राइबर देते हैं, और डायरेक्टर्स, और कोई भी देता है, प्रोफेशनल नहीं देता, देता है ना। अगर वो डिक्लेरेशन झूठी हुई तो वो प्रोफेशनल भी कवर्ड है इसके अंदर, प्रोफेशनल के ऊपर भी क्या लग जाएगा, 447 लग जाएगा। दोनों केसेस में लग 447 ही रहा है, दोनों में क्या लग रहा है, 447 ही लग रहा है। ऊपर वाले में आप पढ़ोगे ना तो खाली लिखा हुआ है एनी पर्सन, इस एनी पर्सन में हर बंदे आ गए, क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है, तो ना ये डायरेक्टर बने, ना ये प्रमोटर बने। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है, कंपनी बन गई, तो ये क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए, प्रमोटर बन गए। तो इन दूसरे वाले में नाम लिख दिया स्पेसिफिकली, डायरेक्टर, प्रमोटर, कंपनी, इनके ऊपर क्या लगेगा, 447। और थोड़ा सा ओपन एंडेड भी छोड़ दिया, एनी पर्सन, एनी पर्सन में कौन आ गया, प्रोफेशनल। ठीक है जी, पहले वाला है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तभी पकड़ लिया, दूसरे वाला कब है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद। चलो जी, आज यहीं खत्म करते हैं, अगले वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे उसे। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर और मेमोरेंडम अगली क्लास में कवर करते हैं, और उसकी अगली क्लास में एओए और एक डॉक्ट्रिन, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। 2 क्लास और कंपनीज है, पूरा कोशिश करते हैं कल और परसों लेके खत्म करें।